किसी भी डेयरी फार्म को बर्बाद होने के लिए जो बीमारियां जिम्मेदार होती है वो सामान्यतः होती है थनैला, रिपीट ब्रीडिंग जब पशु ठहरे ही नहीं, और तीसरी बीमारी होती है वायरस वाली बीमारियां, चौथी बीमारी होती है थाइलेरिया। ये चार बीमारियां होती है जो किसी भी डेयरी को बर्बाद कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे वायरस संजनित जो बीमारियां होती है उनमें दो बीमारियां होती है। एक तो होती है लंपी स्किन डिसीज, दूसरी होती है फुट एंड माउथ, खुर पका मुंह पका। अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो खुर पका मुंह पका है ये कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रही है। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो बीमारी होती है ये कैसे होती है, वायरस के कारण होती है, किस जानवर में होती है, इसकी फैलने की जो स्थिति रहती है वो किस तरह से ये फैलती है, क्या क्या लक्षण दिखाती है, और आखिरी में क्या इसका इलाज होना चाहिए, और क्या क्या सावधानी हम अपनी डेयरी में बरत सकते हैं ताकि जो पशु है हमारे वो इस जो भयंकर बीमारी है इससे बच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिसीज, खुर और मुंह की बीमारी। जिस तरह से जान सकते हैं इसके नाम में ही लिखा है कि ये जो बीमारी है ये मुंह में और खुर में फैलती है। तो होता क्या है कि पिकोरना वायरस होता है, एक वायरस होता है पिकोरना वायरस, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है और जानवर जो है वो इससे ससेप्टेबल हो जाता है। और चूंकि ये एक वायरल बीमारी है इसलिए इसका कोई सीधा सीधा इलाज नहीं होता है, क्योंकि वायरसों का इलाज ही नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं कि ट्रीटमेंट किस चीज का करते हैं, तो ट्रीटमेंट करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। पहले कोई वायरस अगर शरीर में आ गया है तो वो उसको बुखार लाएगा, उसको परेशान करेगा, उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा, तो जो अंदर बैक्टीरिया है वो भी बढ़ने लगते हैं और दूसरे ऑर्गन संकट में आने लगते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो मुंह है और जो खुर है उसमें छाले होने लगते हैं, उनमें घाव होने लगते हैं और उन घावों में कीड़े आ जाते हैं, तो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। और जो इसमें तापमान रहता है वो लगभग 106, 107, 108 तक भी पहुंच जाता है। अब बात यह है कि कैसे पता करें कि ये जो बुखार है ये वायरस की है या बैक्टीरिया की है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वायरस वाली जो बुखार होती है ये इंटेंस बुखार होती है, और साथ में एक चीज और होती है कि इसमें जो पशु है तेज बुखार में भी थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहेगा। कोई भी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है या वायरस से हो रही है, इसका सीधा सा एक अगर हम बड़े स्तर पर अनुमान लगाना चाहें तो ये अंदाज लगा जाएगा, अगर बैक्टीरिया के कारण बहुत तेज बुखार है तो पशु खा ही नहीं सकता, वो बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगा किसी भी जो भोज्य पदार्थ है उससे। लेकिन अगर वायरस के कारण जो तापमान बहुत अधिक है, वायरस के कारण बुखार है, तो पशु थोड़ा थोड़ा खाने का प्रयास करेगा, खाना खाता रहेगा। तो इस दिशा में ये चीज होगी। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, अगर ये एक पशु में आ जाती है तो बहुत तेजी से ये दूसरे पशुओं में फैलती है, और देखते ही देखते 8 से 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में हमारी पूरी डेयरी की पूरी जानवर जो है इनमें समस्या आ जाती है। तो अब हम जानते हैं कि ये बीमारी फैलती किस में है। तो ये जो बीमारी है ये फैलती है गाय, भैंस, बकरी। सीधी सीधी सी बात है कि ये जो बीमारी है ये वो फैलती है जिनमें दो खुर होते हैं। क्या घोड़े में ये बीमारी फैल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े में एक खुर होता है। तो ये बीमारी जो फैलती है ये फैलती है जिनके दो खुर होते हैं, बीच में जगह होती है, क्लोवन फुटेड एनिमल, उनमें यह बीमारी फैलती है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिन भी पशुओं में ये दो खुर होते हैं उनमें यह फैलती है। बट मृत्यु दर होता है कि कोई बीमारी अगर किसी पशु को हुई तो क्या वो उस पशु की जान ले रही है। तो जो एफएमडी वायरस होता है इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। तो फिर हमने क्यों कहा कि ये डेयरी को बर्बाद कर सकती है? ये इसलिए कर सकती है कि इसमें पशु मरता नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो खो देता है। आप ये देखते होंगे कि अगर किसी डेयरी में अगर कोई पशु को एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज हो गई है तो उसका दूध पूरा चला जाएगा और आने वाले 6, 8, 10 महीनों तक वो दूध ही नहीं देता है। हमने देखा कि पशु इसमें मरता नहीं है, लेकिन उसकी पूरी क्षमताएं खो जाती है। वो जो दूध उत्पादन जो उस पशु का होता है वो भयंकर गिर जाता है, और उस पूरी बेत में ये जो पशु का दूध उत्पादन है ये बेहद कम रहने वाला है, बहुत कम हो जाएगा। हम आगे ये भी देखेंगे कि अगर एफएमडी के कारण किसी पशु का दूध कम हो गया है तो किस तरह से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। अब हम ये जानेंगे कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी कैसे फैलती है? तो ये बीमारी फैलती है पशुओं के सीधे संपर्क के द्वारा। अगर किसी पशु को ये बीमारी है तो अगर उससे कोई दूसरा पशु सीधे संपर्क में आ जाता है तो उससे फैलती है। दूसरी चीज है दूषित खाना पानी।
जिस पशु को बीमारी है, अगर उसका बचा हुआ खाना किसी अन्य स्वस्थ पशु को खिला दिया गया तो निश्चित तौर पे ये उसमें फैल जाएगी, हवा के द्वारा भी। इस वायरस की सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि इसको भोजन पानी से तो हम बचा लेंगे, लेकिन हवा के माध्यम से भी ये कई दूर तक, मीटरों तक ये चला जाता है और वहां बीमारी फैला देता है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए इस बीमारी को बड़ी खतरनाक बीमारी कहा जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी डेयरी फार्म में ये आ गया तो लगभग सारे पशु को ही ये बीमारी फैलने वाली है। और क्या होता है कि रात को नमी के समय जो हवा होती है उसमें थोड़ी नमी होती है, तो रात के समय ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैलता है। और चौथी जो चीज है वो होती है पक्षी, जो पशु पक्षी होते हैं वो और अपन खुद इंसान, हमने किसी बीमार जानवर के पास गए, उसका इलाज किया और फिर हम किसी स्वस्थ बाड़े में चले गए, हमने कोई ध्यान नहीं रखा, वही सिरिंज वही निडिल हमने स्वस्थ जानवरों का इलाज कर दिया किसी जाके डेयरी में, तो निश्चित तौर पर उस डेयरी फार्म में भी ये जो बीमारी फैली है ये डॉक्टरों की वजह से फैल सकती है। तो ये भी मानव भी एक कारण हो सकता है। कोई ग्वाला जो पशु संभालता है, वो जो पशु मालिक है, वो भी एक कारण हो सकता है कि कोई जो बीमार पशु है पहले उसको चारा भूसा डाला, उसका दूध निकाला और फिर किसी स्वस्थ जानवर का दूध निकाल लिया, तो ये भी उसको भी बीमारी हो सकती है। तो डेयरी फार्म में क्या ध्यान रखा जाए, डॉक्टर क्या ध्यान रखे? हमें सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपन ने किसी भी जो ऐसे जानवर का ट्रीटमेंट किया है जो खुरपका मुंहपका से पीड़ित है, तो उसकी जो सिरिंज निडिल वगैरह है इनको डिस्पोज कर दिया जाए। किसी अन्य डेयरी में जाकर जहां एफएमडी नहीं है वहां उन्हीं सुइयों का प्रयोग करके इलाज ना किया जाए, अन्यथा ये भयावह स्थिति होती है और इसका कारक मानव स्वयं होता है। दूसरी चीज होती है कि जो पशु मालिक होता है उनने क्या करते हैं, कभी कभी जो बीमार जानवर है पहले उसका दूध निकाला, फिर जाके स्वस्थ पशु का दूध निकाला, तो कारण खुद ही बन गए, हमने ही उस वायरस के इन्फेक्शन को यहां से स्वस्थ पशु में पहुंचा दिया। तो हमेशा ध्यान रखें, ये इस बीमारी के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए लागू होता है, चाहे वो थनैला हो चाहे कुछ भी हो, कि सबसे पहले अगर दूध दुहने की बात आए तो जो बिल्कुल स्वस्थ जानवर है उनके दूध दुहना चाहिए, जो भी बीमार पशु है उनका दूध सबसे आखिरी में निकालना चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो जो बीमारी के फैलने की रफ्तार है इसको हम कम कर देंगे। तो ये चीज हम ध्यान रखें। दूसरी चीज है, जो बीमार पशु है उसका बचा हुआ खाना दूसरे स्वस्थ पशु को ना डाला जाए। जब हमें पता है कि ये जो पशु है ये बीमार है, कम खाना खा रहा है, तो उसे कम ही डाला जाए। होता क्या है, मैं देखता हूं कि सबको एक जैसा डाल दिया, फिर जो बच गया उसको स्वस्थ पशुओं को खिला दिया, तो ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि अगर किसी पशु को ये बीमारी आ गई तो मृत्यु इसमें बहुत कम है, लेकिन उस पशु में ठीक होने के बाद भी 2 साल तक ये जो वायरस है ये रहता है। अब ये पशु तो ठीक हो चुका है, लेकिन ये दूसरे स्वस्थ पशुओं के लिए कैरियर के रूप में काम करने लगेगा। इसमें 2 साल तक वो जो वायरस है वो अंदर मौजूद है और ये अपना जो फैलाव है इस वायरस का ये कर सकता है। इसलिए ये बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी होती है। दूसरी चीज है कि क्या पशु की लार से निकलता है? हाँ, बिल्कुल निकलता है। ये जो वायरस का फैलाव है ये पशु की लार द्वारा, उसके मूत्र द्वारा, उसके दूध द्वारा, उसके गोबर द्वारा, सब चीजों से ये वायरस है ये फैल सकता है। और इसीलिए ये कहा जाता है और करना ही चाहिए कि अगर किसी गाय को एफएमडी हो गया है तो उसका दूध उसके बच्चों को डायरेक्ट ना पिलाया जाए। अगर जाके सीधे सीधे वो दूध पिलाया गया तो वो बच्चे को भी एफएमडी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये दूध के माध्यम से, किसी भी सिक्रीशन के माध्यम से ये वायरस पूरे फैलता रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वायरस फैलता कैसे है और लक्षण क्या क्या दिखाते हैं। पशु क्या लक्षण दिखाएगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो बीमारी है ये एफएमडी के कारण हो रही है। तो ये देखिए आप, जो पैथोजेनेसिस बोलते हैं इसको, कि जो वायरस है वो किस तरह से फैलता है। वो पहले वायरस आएगा, वो खून में जाएगा और वायरल सेप्टिसीमिया वो डेवलप करेगा और वहां से ये एपिथेलियल सेल्स में असर डालता है। ये हर कहीं असर नहीं डालता, जो एपिथेलियल सेल्स होती है वहां पर ये अपना सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और वहां छाले करवाता है। तो एपिथेलियल सेल कहां कहां मौजूद होती है? हमारे मुंह में होती है, हमारे ये यहां पर जो है ये सेल एपिथेलियल होती है, खुरों में जो होती है वो होती है। तीसरी चीज, थन और जो टीथ होते हैं वहां भी एपिथेलियल जो सेल होती है वहां पे इफेक्ट डालता है। इसलिए जो एफएमडी है, जो खुरपका मुंह पका है, इसमें हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जो छाले हैं वो केवल मुंह और पैरों पे नहीं, उसके वाड़े पे और थन पे भी मिलते हैं। जो वाड़ा है उसमें थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन थन पे थोड़े से ज्यादा छाले मिलते हैं। तो आप ये समझें कि ये एफएमडी हो सकता है।
लक्षण क्या क्या दिखाएगा? सबसे पहली चीज है कि तेज बुखार, 106 डिग्री 160 डिग्री तक भी ये पहुंचता है। दूसरी चीज है पशु सुस्त होगा, खाना खाना बंद कर देगा, लेकिन ये सामान्य लक्षण है, इससे थोड़ी पता चलेगा कि जो पशु है उसको एफएमडी है या अन्य कोई समस्या। तो इसके जो कोर लक्षण है वो एक तो है सबसे पहले कि इसका जो बुखार है वो 106 107 तक पहुंच जाता है और शुरुआती 1-2 दिन में ये बहुत तेज रहता है, फिर बाद में ये जो बुखार है ये कम होने लगता है। दूसरी चीज है हम ये देखेंगे कि जो संकर नस्ल के जानवर है, जो एचएफ है, जर्सी है, क्रॉस ब्रीड है, इनमें ये ज्यादा होता है देसी नस्लों की तुलना में। और ये देखेंगे कि इसके बाद जो मुंह में क्या लीजन आएंगे, तो मुंह में लीजन ऐसे आते हैं कि सबसे पहले उसमें छाले होने लगते हैं। जो सूजन होगी मुंह में वो बहुत दर्द वाली सूजन होने वाली है, बेहद दर्द करेगी। और दूसरी चीजें जो लार गिरेगी वो रस्सियों की तरह गिरेगी, मतलब ऐसी लटकेगी कि यहां से जो लटकी है तो वो सीधे जमीन से टकरा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्सी टंगी हुई है। तो लार का ये जो प्रकार होता है ये एफएमडी वायरस की पहचान होती है। दूसरी चीज, जब उसका मुंह खोलेंगे तो वो भयंकर गर्म दिखेगा, जैसे ही उसमें हाथ डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या अपन ने भट्टी में हाथ डाल दिया है। तो इस तरह से गर्म मुंह उसका दिखेगा, साथ में उसके जो लीजन है वो छाले दिखने लगेंगे, और जो छाले हैं वो 1 से 2 दिन में फट जाते हैं और फिर वहां पर लाल लाल ऐसे गड्ढे नुमा जो होती है चीजें वो होने लगती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो पैर है उसके खुर में क्या क्या समस्या होगी। तो जो खुर के बीच में है वहां छाले होने लगेंगे, वहां पर उसको बाद में फट जाएंगे, घाव हो जाएगा, और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वहां पर मैगट जो कीड़े होते हैं, घाव के कीड़े, वो पड़ जाएंगे। और जब एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो जो पशु है वो ठीक से खड़ा ही नहीं रह पाएगा और चलना फिरना तो दूर की बात है। और ये स्थिति सबसे खतरनाक हो जाती है जब मैगट आ जाते हैं। अपन तीसरी चीज बात करें कि थन पे क्या समस्या आएगी, तो जो वाड़ा होता है, अडर होता है, वहां छाले बहुत कम होते हैं, नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं, जबकि जो थन है उस पे जो छाले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े उसमें घाव हो जाते हैं। उसके कारण दूध दूहते समय बड़ी समस्या होती है। तो इस तरह से ये चीज होने वाली है। और एक चीज और है कि अगर कोई पशु ज्ञाभिन है और अगर एफएमडी में आ गया तो यकीन मानिए 60 से 70% पशु जो है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं हुआ तो गर्भपात होना तय है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी डेयरी में एफएमडी आ गया तो वहां गर्भपात की एकदम से लाइन लग जाती है कि हम कैसे पहचाने कि ये जो पशु है इसको एफएमडी है। तो हमने देख लिया बड़े बड़े जो लक्षण है कि खाना खाना नहीं खाना, ये लक्षण नहीं, ये हर बीमारी में आता है। हमें वो लक्षण पकड़ने होंगे जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें बता दे कि ये जो समस्या हो रही है ये एफएमडी के कारण है, किसी बैक्टीरिया के कारण है या किसी अन्य कारण है। तो सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे कि बुखार बहुत तेज होगा। दूसरी चीज है कि जो मुंह है उसमें छाले होंगे। तीसरी चीज है जब मुंह में हाथ डालेंगे तो वो गर्म भट्टी जैसा दिखेगा। चौथी चीज है कि जो पशु है वो लार गिराएगा तो बिल्कुल एक डोरी नुमा, ऐसा लगता है जैसे रस्सियां लटक रही है, इस तरह से लार गिराएगा। चौथी चीज है पशु बहुत ज्यादा हाँफने लगता है। और एक चीज होती है कि अगर किसी पशु को एफएमडी हो गया, खुर पका मुंह पका हो गया, तो थनैला होने की जो संभावना है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक होता है। तो हम क्या ध्यान रखें? सबसे पहली चीज तो किसी भी नए जानवर को हम लाएं तो ये देखें कि कहीं उसको एफएमडी तो नहीं है। और क्या होता है कि कोई भी नया जानवर डायरेक्ट हमें डेयरी में नहीं लाना चाहिए, पहले उसको दूसरे कमरों में रखना चाहिए। लगभग 14 दिन का एक पीरियड होता है, उसको क्वारंटीन पीरियड बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि अगर हमारे पशु में कोई बीमारी आई और हम किसी को बुलाएं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जो सुई है ये आप ना लगाएं, आप नई सुइयों का प्रयोग करें। 1 रुपये सवा रुपये की एक सुई आती है, अगर 2-3 सुइयां भी लग गई तो मुझे लगता है 4-5 रुपये का फर्क पड़ने वाला है पूरे इलाज के दौरान, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज का भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हमने पता कर लिया है कि हमारे पशु को एफएमडी है, तो अब इसका इलाज किया जाए। तो जैसे ही हमने पहले कहा है कि जो वायरस होते हैं इनका कोई भी इलाज स्पेसिफिक नहीं होता है। हमने देखा था कि जब कोरोना हुआ था आदमियों में तो कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हम क्या करते हैं, उसके कारण शरीर में जो दूसरी समस्या उत्पन्न होती है उनको रोकने का, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं ताकि जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए, और जब एक बार हो गया तो जो वायरस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। और इस तरह से चीजें होती है। और क्या ध्यान रखा जाए? और ध्यान ये रखा जाए कि जो पशु है
उसके अगर घाव हो गए हैं, मैगट हो गए हैं, तो उनमें तारपीन का तेल का प्रयोग करना है। पेट्रोल का प्रयोग ना किया जाए। पेट्रोल का प्रयोग करने से घाव बहुत बुरी स्थिति में पहुंचते हुए हमने देखे हैं। तो पेट्रोल कभी भी ना डाला जाए घाव वाले मतलब कीड़े वाले घावों में। उनमें तारपीन का तेल सस्ता विकल्प है, पेट्रोल से भी शायद सस्ता आता है और जरा सा लगता है, तो तारपीन का तेल ही प्रयोग करें। और दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसको बुखार उतारने वाला एंटीपायरेटिक ड्रग कोई भी लगा दे, चाहे वो मेलॉक्सीपेरा हो या नीमोपेरास हो या कोई भी ऐसी एक दवाई लगानी है जिससे बुखार उतरे। दूसरी चीज है, जब इपिथेलियल टिश्यू है वो डैमेज हुए हैं, जब भी शरीर में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो वहां बी कॉम्प्लेक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी जरूर लगाना चाहिए। एंटीबायोटिक, कोई भी सामान्य एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और क्या कर सकते हैं, जब कीड़े खत्म हो जाए तो जो घाव होते हैं उसको पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा करके एक पाउडर आता है पोटेशियम परमैंगनेट का, 1 लीटर पानी में इतना सा घोल के पूरा जब लाल हो जाए उस पानी से उस घाव को धोने पे राहत मिलती है। और जो छाले होते हैं उनमें शहद लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें, आजकल ऑइंटमेंट स्प्रे आने लग गए हैं और वो स्प्रे मुंह में की जो छाले होते हैं वहां भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ें होने लगती है। एक चीज़ और है कि आज हमारे एक पशु को एफएमडी हो गया तो अब दूसरे पशुओं की रक्षा कैसे की जाए। सबसे पहली चीज़ तो है कि उस पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखना है अपने को। दूसरी चीज़ है कि जो स्वस्थ पशु है उनको एक इंजेक्शन लगाना है लीवामिसोल, और एक इंजेक्शन लगाना है आयोरमेक्टिन का। ये 2 इंजेक्शन सारे स्वस्थ पशुओं को लगा देना चाहिए। तो जो एफएमडी के जो फैलने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन 2 तरीके से स्वस्थ पशुओं को बचाया जा सकता है। और कोई पशु बीमार हो गया तो उसको इस तरह से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जो एफएमडी है वो बड़े रूप में हम समझ चुके हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट्स में बात कीजिएगा, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से चीज़ें चलती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।